जय हिंद। आज हम लोग पृथ्वी के अंदर के रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। अभी हाल ही के एक नए स्टडीज में हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर एक नई परत की खोज की है, जिसे हम लोग ई प्राइम परत के नाम से जानते हैं। हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो होती है वो घटते रहती है, जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक बनाती है। जैसे हमारे पृथ्वी पर भूकंप क्यों आता है, हम इंसान जो है वो पूरी जीवन मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाते हैं और एक तेज झटका आता है और वो घर जो है में था उसको था में कन्वर्ट करके चला जाता है। अच्छा हुआ कि शाहजहां ने जो था वो अपनी बेगम की याद में जो ताजमहल का निर्माण करवाया वो आगरा में करवाया। अगर गलती से वो निर्माण कहाँ करवा देते, नेपाल बॉर्डर में करवा दिए होते, तो आज जो ताजमहल जो अपनी बेगम याद के लिए फेमस है वो हमेशा के लिए याद में मिल गया होता। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी पृथ्वी पर जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं। हम इंसानों को तो लगता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से चट्टानों से बनी हुई है, लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके अंदर से गर्म अंगारे निकलने लगते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी ज़्यादा गर्म है। इसके साथ साथ वो यहाँ भी संकेत कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो अंदर से सॉलिड नहीं है, बल्कि अंदर में जो है वो लिक्विड पदार्थ की भी मात्रा पाई जाती है। तीसरा जो कारण है वो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अंदर किस प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। पृथ्वी पर जो आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, इन सब के बारे में तो हम लोगों ने अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली है और इन चट्टानों को हम लोग अच्छे से उपयोग भी कर पाते हैं, लेकिन अंदर में किस प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं इनके बारे में हमें अभी तक बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। तो इन्हीं जानकारियों को हम लोगों को क्या करना, एकत्रित करना है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से अपने पृथ्वी को समझ पाएंगे और इसके आगे चल के अच्छे से इन चीज़ों को उपयोग भी कर पाएंगे। अब जितने भी जो चट्टान होते हैं, इन्हीं चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, तो इन्हीं चट्टानों में जो होते हैं वो खनिज पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ उड़ीसा का ही जो एरिया है वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता है, बहुत ज़्यादा अल्युमिनियम बॉक्साइट की मात्रा जो है वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के खनिज है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। अभी तक हम लोगों को लगता है कि हमारा ये जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर हमारे डायमंड से भी कुछ और हार्ड सब्सटेंस जो होते हैं वो पाए जाते होंगे, लेकिन हमारे पास इसके पास अभी जानकारी नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें क्या जरूरी है कि हम आंतरिक संरचना को समझें। हम लोगों ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश की तो हम लोगों ने क्या किया, पृथ्वी के अंदर बहुत बड़े बड़े जो थे वो गड्ढे खोदने शुरू किए, ताकि हम लोग क्या कर सके, पृथ्वी के अंदर जाके देख सके। लेकिन जैसे जैसे करके हम लोग पृथ्वी के अंदर जाना शुरू किया, वैसे वैसे जो थी वो चट्टानें जो थी वो धीरे धीरे करके सख्त होती चली गई। इसके साथ साथ अंदर जाने पर जो था वो गर्मी भी धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो गई। तो हमें ये नहीं पता कि अंदर जाने पर गर्मी क्यों बढ़ती है, अंदर जाने पर चट्टानें क्यों सख्त होती है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या है, हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। तो कारण को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब ये समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें मिलेगी कैसे। अगर आपको किसी के दिल के अंदर की जानकारी चाहिए तो आप क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाके पूछ लेते हैं सामने वाले से कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है, या नहीं तो कभी कभी सामने वाले लोग भी आके आपके दिल के बात को क्या कर देते हैं, अपने मुंह से जब बयान कर देते हैं। आजकल लड़कियां भी पीछे नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर पृथ्वी की हमें जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पृथ्वी के अंदर डायरेक्ट चले जाए, डायरेक्ट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पृथ्वी को हमें क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। जैसे जैसे करके हम लोग पृथ्वी को खोदते चले गए, लगभग 5 से 7 किलोमीटर बाद, उसके बाद हमारी पृथ्वी की जो चट्टानें थी वो बहुत ज़्यादा सख्त होती चली गई और चाह कर भी हम पृथ्वी की चट्टानों को तोड़ नहीं पाए। हमारी जितनी भी ड्रिलिंग मशीन थी, जेसीबी मशीन थी, वो सारी अंदर जाके फेल हो गई। या दूसरा तरीका हमें ये समझ में आया कि ठीक है हम पृथ्वी के अंदर जा नहीं सकते, लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल के आ जाए और उससे हमें पृथ्वी की जानकारी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा था वो कहाँ चला आया, बाहर चला आया, और उसी मैग्मा को जब हम लोगों ने लेबोरेटरी में ले जाकर देखा तो उस मैग्मा से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलने लगी। अब हम लोग समझते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में हम लोग क्या अपनाते हैं, तो फेसबुक पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बच्चों के द्वारा जासूसी करते हैं, कभी लेटर देते हैं जब मुंह से डायरेक्ट बोलने की हिम्मत नहीं है, तो इस प्रकार से हम लोग भी करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने भी क्या किया, पृथ्वी का जो था वो चुपका चोरी करके उसके अंदर की बात की जानकारी को जानने का कोशिश किया। तो उस जानकारी में हम लोगों ने सबसे पहले किस बात को ध्यान दिया कि पृथ्वी के अंदर का घनत्व कैसा है। घनत्व का मतलब होता है कि चीजें पास पास है या चीज दूर दूर है। आपको कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में आपके लिए जगह है या नहीं है। अगर उसका दिल में जगह ही नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा अपना इजहार करके। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर हम लोगों ने ये समझा कि पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स है उनके कण जो है वो पास पास है या दूर दूर है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा पहला मिनरल है और ये है हमारा दूसरा मिनरल। कोई भी जो मिनरल्स होता है वो किससे बना हुआ होता है, अणुओं से बना हुआ होता है, जिसे एटम्स कहते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा पहला मिनरल है और इसके एटम जो है वो इस प्रकार से है।
अब इन दोनों फिगर को देखिए, इस पहले फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो मिनरल्स है इसमें एटम जो है वो क्या है, दूर दूर है, और उसका ऑपोजिट जो दूसरा फिगर है इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इस मिनरल्स में जो एटम्स है वो क्या है, पास पास है। तो जैसे जैसे चीज़ें पास पास चलती आएंगी आपके बीच में क्या हो जाएगा कि आपके जो रिश्ते हो जाएंगे वो मजबूत होते चले जाएंगे। उसी प्रकार से जब इसके अणुओं क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगी, तो ये जो हमारा मिनरल्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। वहीं अगर आप दूर दूर रहिएगा तो आपके रिश्ते भी क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा वो मुलायम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर चलते गए वैसे वैसे करके अणु जो थे वो क्या हो जाए, पास होते चले गए, जिसके कारण अंदर की जो चट्टान थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है तापमान के द्वारा। जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हम लोगों का भ्रम जो था वो टूट गया कि अंदर जो है वो पूरी तरीके से सॉलिड है। अंदर जो था वो मैग्मा निकल रहा था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तीसरा जो तरीका होता है वो दाब के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दाब का जो मतलब होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। जब किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसका दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। वही जब क्षेत्रफल घटता है तो उसका दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दोनों जो चलते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरे हाथ में एक पन्ना है, ये पन्ना की लंबाई हो गई और इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। लेकिन जब इसी पन्ना को हम क्या किए, एक गोल नुमा मोड़ दिए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। ये जो बड़ा सा था उसको छोटा नुमा, तो अब इसका दाब क्या हो गया, बढ़ गया। और ये इसमें क्या था, इसका क्षेत्रफल बड़ा था इसलिए दाब क्या था, कम था। अब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, ये हो गया हमारी पृथ्वी का क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाने जाते हैं वैसे वैसे करके पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता है वो घटता चला जाता है। किधर की ओर, अंदर की ओर। तो इस हिसाब से अंदर में जो होगा वो सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, तो अंदर में हमें दाब जो होगा वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही सतह पर जो हो जाएगा वो दाब सबसे कम हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि भूकंप के द्वारा कैसे हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने भूकंपीय तरंगों को दो भाग में बांट रखा है। पहले को हम लोग भूगर्भीय तरंगे कहते हैं और दूसरे को सतही तरंगे के नाम से जानते हैं। वैसी तरंगे जो पृथ्वी के अंदर चलती है उन्हें हम भूगर्भीय तरंगे कहते हैं, और वैसी तरंगे जो सतह पर चलते हैं जिसपे हम लोग रहते हैं उस पर चलती है उसे हम लोग सतही तरंगे के नाम से जानते हैं। आगे चलकर हम लोगों ने इस भूगर्भीय तरंगों को भी दो भाग में तोड़ दिया है। पहले को हम लोग पी वेव कहते हैं, या हिंदी में से प्राथमिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा होता है हमारा एस वेव, या इसे द्वितीय तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। वही सतंगे तरंगे जो होती है वो सिर्फ एक प्रकार की होती है, इसे एल वेव कहते हैं। इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है, या इसे के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एल वेव को ढूंढा था उनका नाम लव भी था, तो उसके नाम से भी इस एल वेव को जाना जाता है। अगर इन तीनों तरंगों की कुछ खासियतों को बात किया जाए तो ये जो हमारे पी वेव होती है उसका स्पीड जो होता है वो सबसे तेज होता है। मतलब सबसे तेज गति से अगर वो कोई वेव पृथ्वी से टकराती है तो वो होती है पी वेव। उससे कम स्पीड होता है एस वेव का, और सबसे कम हो जाता है हमारा एल वेव का। दूसरा खासियत ये है कि हमारी पी वेव जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जो है वो गति कर सकती है। लेकिन अगर एस वेव की बात किया जाए तो ये सिर्फ सॉलिड और गैस में ही गति करती है, लिक्विड में ये किसी भी प्रकार से हमें गति करते नहीं दिखती है। वहीं एल वेव जो होती है वो हमारी सतह पर ही सिर्फ गति करती है। इससे हम लोगों को एक बार जानकारी ये मिलेगी कि अगर हमारे पृथ्वी के अंदर अगर सारी जो चट्टानें हैं अगर वो ठोस मात्रा में होगी तो वहाँ हमें पी और एस देखने को दोनों मिलेगा। लेकिन अगर आगे चलकर हमारे पृथ्वी के अंदर कोई मॉल्टन मटेरियल उपस्थित होगा तो वहाँ पर जाकर एस वेव जो हो जाएंगी वो गायब हो जाएंगी। तो इसके आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक तरीका हमारे पृथ्वी के बारे में जो हमें सबसे ज़रूरी है वो ये है कि मान लेते हैं कि ये हमारी कोई सड़क है, इस सड़क पर जो है वो पी वेव भी चल रही है और एस वेव भी चल रही है। पी वेव और एस वेव जब तक समान घनत्व रहता है तब तक दोनों एक साथ चलती है। लेकिन जैसे ही आगे चलकर मान लेते हैं कि इस घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर आके जो है वो चट्टानें बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है या बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि पी वेव और एस वेव के जो रास्ते हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं कि पी वेव और एस वेव की मदद से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसा जगह जहाँ से इस पी वेव और एस वेव जो है तरंगे जहाँ से अलग हो जाती है उस जगह को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में इसे असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसा जगह जहाँ से पी वेव और एस वेव अलग हो गई उस जगह को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो ये हमारा चौथा तरीका था जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला जो हमारा बच जाता है वो है हमारा उल्का पिंड। तो हर दिन जो होता है वो हमारी पृथ्वी पर बहुत मात्रा में जो होता है वो उल्काएं गिरते रहती है, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। असली में वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता बल्कि वो जो होता है वो उल्का होता है। जैसे ही उल्काएं जो होती हैं वो पृथ्वी में प्रवेश करती हैं उनमें आग लग जाता है
और धीरे धीरे करके वो ऊपर ही जल के खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब उल्का का साइज बहुत बड़ा होता है तो वो पृथ्वी पर गिरने से पहले पूरी तरीके से जलती नहीं है, और उसी को हम लोग टूटा हुआ तारा कहते हैं। सोच लीजिए, हम लोग उस उल्का टूटा हुआ तारा को देख के विश मांगते हैं, जो खुद टूटा हुआ है वो आप हम लोग को क्या जोड़ेगा, तो उससे कोई मांग के फायदा नहीं है। ये सब पुरानी बकवास की चीज़ें हैं। आप बस वो उल्का है, वो हमारी पृथ्वी पर रोज़ गिरता है और रोज़ ऐसी सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो उसके जानकारी, उसका अध्ययन करके भी हम लोगों को अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हम इंसानों का मानना है कि जिस चीज़ से हमारी पृथ्वी बनी है उसी चीज़ से वो उल्का भी बने हुए होते हैं। और उसी उल्का का अध्ययन करके हम लोगों ने पता किया था कि पृथ्वी के पास भी क्या है, अपना खुद का चुंबक है, और पृथ्वी के गर्भ में जो है वो आयरन और निकल पाए जाते हैं। तो उस उल्का के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने पूरे स्रोत को समझ लिया, क्या डायरेक्ट सोर्स थे और क्या इनडायरेक्ट सोर्स थे। अब इन्हीं सारे चीज़ों का उपयोग करके हम लोग समझेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, उसमें किस प्रकार की मात्रा पाई जाती है, कौन सा लेयर सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। हम लोगों ने प्राप्त जानकारियों के आधार पर अपनी पृथ्वी को जो है वो अंदरूनी रूप से 3 भाग में बांटा है। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, वही बीच के भाग को मेंटल, और सबसे अंदरूनी भाग जो होता है उसे हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। तो हमारे कितने मुख्य भाग हो गए, 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आगे चलकर इसी क्रस्ट, मेंटल और कोर को हम लोगों ने और छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। जैसे क्रस्ट को ही हम लोगों ने 2 भाग में तोड़ दिया। ऊपर वाला भाग को हम लोग ऊपरी क्रस्ट कहते हैं, वही नीचे वाले भाग को निचली क्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से मेंटल को भी 2 भाग में तोड़ दिया। ऊपर वाले मेंटल को ऊपरी पर मेंटल और नीचे वाले भाग को निचली मेंटल। वही कोर को भी 2 भाग में तोड़ा है, जिससे हम लोग ऊपर वाले कोर को बाह्य कोर कहते हैं और वही अंदर वाले कोर को हम लोग आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा, ये किसके आधार पर बांटा, तो घनत्व और तापमान और जो दाब हमें जो पता चले थे उसी के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, बांट दिया। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी डिसकंटिन्यूटी है जो इन सारी अलग अलग जो भाग है उसको बांटने का काम करती है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी बांटती है या असंबद्धता बांटती है उसे हम लोगों ने मोहो-रिविक के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में से हम लोग मोहो कहते हैं। तो वैसी कौन सी कंटिन्यूटी है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, तो मोहो असंबद्धता जो है वो इन दोनों को अलग करती है। मोहो, ये सारे जो नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम, इन्हीं लोगों ने ढूंढा था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये सारे नाम हो गए। तो क्रस्ट और मेंटल को मोहो-रिविक में थे। वहीं अगर बात करें कि मेंटल और कोर को कौन सी असंबद्धता बांटती है, तो वो बांटती है गुटेनबर्ग समबद्धता। वहीं अगर बात करें कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन सी असंबद्धता बांटती है, तो उसे बांटने का काम जो करती है वो कोनार्ड असंबद्धता करता है। वहीं ऊपरी मेंटल और निचली भेक्टर को जो बांटती है उसे हम लोग रिप्टी कहते हैं। वहीं बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर को जो बांटती है उसे हम लोग लेहमन के नाम से जानते हैं। ये जितने भी नाम हैं वो सारे तो हमारे इंडिया के नाम तो है नहीं, इसमें से जितने भी नाम है उधर के नाम, और उन सारे नामों को याद करना बहुत दिक्कत होता है। तो एग्जाम्स में इनमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्रस्ट और मेंटल और कोर इन दोनों को बांटती है मोहो समबद्धता और गुटेनबर्ग समबद्धता। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है मग, माँ से हो गया मोहो और गा से हो गया हमारा गुटेनबर्ग। तो ये हमारे मुख्य इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन डेप्थ में जाएगा तो इन्हीं सबसे पूछेगा। तो इसका भी एक ट्रिक है, कर ले। का से हो जाएगा हमारा कोनार्ड, रा से हो जाएगा हमारा रिप्टी और ला से हो जाएगा हमारा लेहमन। तो ये 3 इधर थे और इधर 2 थे। बड़े बड़े को 2 ने बांटा और छोटे छोटे को 3 ने बांट दिया। तो ये हो गए हमारे इसके अलावा हम लोगों ने जो क्रस्ट, मेंटल और कोर किया उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे ये जो हमारा क्रस्ट होता है वो पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में से उसका 1% जो होता है वो एग्जाम होता है, मतलब हमारा क्रस्ट जो है वो सिर्फ 1% पे पाया जाता है। वही अगर मेंटल की बात करें तो वो कितने परसेंट पे, 84% पे है। वहीं अगर कोर जो है वो हमारा 15% भाग में जो है वो स्थित है। तो 1 84 और ये हो गया हमारा 15। तो ये थे इसके वॉल्यूम की वो कितने मात्रा में हमारे अंदर पाए जाते हैं। आगे चलकर एक स्विस नामक वैज्ञानिक है और उन्होंने क्या कहा कि हम इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि इसमें किस प्रकार के जो तत्व वो मौजूद है उसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को जो था उसने भी 3 भाग में बांट दिया। सबसे ऊपरी भाग में उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है। वहीं मेंटल में उन्होंने देखा कि सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है। वही आंतरिक भाग में उन्होंने निकल और आयरन के बारे में जो थी अधिकता बताई। तो इस आधार पर भी हम लोगों ने क्या किया है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर को बांट दिया। सबसे ऊपर वाले भाग में को हम लोग सियाल कहते हैं, वही बीच वाले भाग को मेंटल को सीमा कहते हैं और वही नीचे वाले भाग को हम लोग निफेक कहते हैं। लेकिन अगर इनका टेक्निकल नाम पूछ लिया जाए कि इन तीनों के क्या टेक्निकल नाम है, तो हम लोग क्रस्ट को जो है वो हम लोग स्थन मंडल या लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। वही मेंटल का जो टेक्निकल नाम है उसे हम लोग पायरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। वहीं कोर का जो टेक्निकल नाम हो जाता है वो हो जाता है बैरी स्फीयर। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
लेकिन अगर पूछा जाए कि इन सब में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त कौन सा हमारा भाग होता है, तो वो होता है हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर। आज हम लोगों ने स्विस के द्वारा बताए गए, चाहे ये जो हमारा अलग अलग टेक्निकल नाम है, इन दोनों का हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके प्रयोग बंद होगा तो एग्जाम्स में क्वेश्चन इनसे आने बंद हो जाएंगे। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो अभी हम लोग इसको इंपॉर्टेंस दे या ना दे। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे पृथ्वी के कितने भाग हैं। अब इन्हीं सब भागों को अलग अलग करके हम लोग एक एक करके समझेंगे, क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो पहला जो हमारा पृथ्वी का भाग है वो है क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, इस पर किसी भी प्रकार की लिक्विड मात्रा की उपस्थिति नहीं है। अब हमारा क्रस्ट कहाँ पर पाया जाता है, इसके आधार पर हम लोगों ने क्रस्ट को दो भाग में बांटा है। वैसा क्रस्ट जो हमारे महाद्वीपों पर पाया जाता है उसे हम लोग महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं, और वैसा क्रस्ट जो महासागर मतलब ओशंस में पाया जाता है उसे हम लोग महासागरीय क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी मोटाई और इसके घनत्व से भी रिलेटेड जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अलग अलग किताबों में आपको ये डाटा जो मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। हो सकता है मैंने यहाँ 35 से 50 लिख दिया, आपको किसी किताब में और कुछ मिलेगा। तो ये डाटा जो होता है वो वेरी करते रहता है। हमारे पास आज तक हम लोग कभी पृथ्वी को अंदर जाके देखा ही नहीं, तो हम एग्जैक्ट डाटा कैसे दे सकते हैं। हम लोगों ने अलग अलग घनत्व, तापमान, भूकंप, इन सब के आधार पर हम लोगों ने पता किया, इसलिए हमारे पास जो है वो पार्टिकुलर जानकारी नहीं है, इसलिए हो सकता है ये डाटा थोड़ा मोड़ा वेरी भी कर सकता है। और एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा मोड़ा ही का अंतर देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर हम लोग महाद्वीपीय मोटाई की बात कर लिया जाए तो ये 35 से 50 किलोमीटर तक में पाए जाते हैं। वही महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 6 से 8 किलोमीटर में पाई जाती है। महासागरीय क्रस्ट की जो घनत्व होता है वो 2.7 से लेकर 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में पाया जाता है। ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लिखना ज़रूरी है। एग्जाम्स में हो सकता है वहाँ किलोमीटर में देते, तो किलोमीटर में नहीं होगा। घनत्व को हम लोग हमेशा किस में नापते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, इसलिए ये जो हमारा जो SI यूनिट है इसे हमें लिखना ज़रूरी है। वहीं अगर महासागरीय क्रस्ट के घनत्व की बात की जाए तो ये 2.8 से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में पाया जाता है। वहीं हमारा ये जो महासागरीय क्रस्ट होता है ये ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए होते हैं, वहीं महासागरीय क्रस्ट जो होते हैं वो बेसाल्ट चट्टानों से बने हुए होते हैं। अब अलग अलग कॉन्टिनेंटल में चाहे महासागर में इनकी मोटाई जो होती है वो घटते बढ़ते रहती है। जैसे अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो ये जो हमारा रेड से बना हुआ है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें हमें दो प्रकार की जो है वो मोटाई देखने को मिल रही है। पहली मोटाई जो है वो हमें यहाँ से यहाँ पर्वत तक, तो पर्वत के क्षेत्रों में जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है उसकी मोटाई जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। वहीं घाटियों पर जो होती है वो इसकी मोटाई घट जाती है। यहाँ पर बस इतना सही क्या है, इस घाटी की मोटाई है, वहीं पर्वत पर इसकी मोटाई जो होती है वो चौड़ी होती है। उसी प्रकार से सागर में भी यही फार्मूला जो होता है वो अप्लाई होता है। सिंध सागर में जहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर इसकी मोटाई कम हो जाती है, और जहाँ पर वो समतल होती है वहाँ पर इसकी मोटाई जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा जो हमारा भाग है वो है मेंटल। तो मेंटल जो होता है वो क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, वही कोर के ऊपर ये स्थित होता है। अगर असंबद्धता की बात किया जाए तो ये मुहो असंबद्धता के नीचे होता है, वही घुटन असंबद्धता के ऊपर पाया जाता है। जैसे जैसे करके हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान, घनत्व तथा दाब में जो होता है वो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसे हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, लेकिन होता ये है कि कभी कभी जो होता है वो तापमान जो होता है वो अंदर जाने पर हावी हो जाता है, और कभी कभी जो प्रेशर होता है वो हावी हो जाता है। तो वैसा जगह जहाँ तापमान हावी होगा तो वहाँ पे हमें आंतरिक संरचना जो होगी वो लिक्विड रूप में दिखाई देगी। वहीं अंदर जहाँ पर प्रेशर हावी हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ की जो चीज़ें हो जाएंगी वो सॉलिड अवस्था में पाई जाएंगी। जैसे हमारे घर पर भी होता है कि मम्मी पापा में कभी मम्मी हावी हो जाती है तो कभी पापा हावी हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के अंदर भी ये जो कशमकश है वो चलते रहती है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो था वो मेंटल को दो भाग में बांट रखा था। पहले वाले भाग को हम लोग ऊपरी मेंटल कहते थे और वही दूसरे भाग को हम लोग निचली मेंटल के नाम से जानते थे। आगे चलकर इसी ऊपरी मेंटल को हम लोगों ने दो और भागों में तोड़ दिया। पहले भाग को हम लोग कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, या इसे ऊपरी भाग कहते हैं ऊपरी मेंटल का, और दूसरा भाग हो जाता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, निचली भाग ऊपरी मेंटल का। इसे हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। ये तो हमारा ऊपर का एरिया जो था क्या था, क्रस्ट था, और इस क्रस्ट के ये जो ब्लैक रंग से बाउंड्री है और इस ब्लैक से लेकर इस ब्लैक तक के जो बीच की बाउंड्री है, इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन है, ये बीच की लाइन, ये क्या कर रही है, ये मेंटल को दो भाग में तोड़ रही है। ये हो गया हमारा ऊपर का मेंटल और ये हो गया हमारा निचली मेंटल। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, आगे चलकर इसी ऊपरी मेंटल को इस रेड डॉटेड लाइन के द्वारा क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया। ये ऊपर का जो भाग है वो अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल है, वही ये जो नीचे का भाग है लोअर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो हमारा अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल का ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये कुछ जो ऊपर का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है जो क्रस्ट के साथ सटा हुआ हिस्सा है, वो जो है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। और ये लगभग
50 से लेकर 60 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो जो क्रस्ट से सटा हुआ है वो सॉलिड अवस्था में, और ऊपर का हमारा जो एरिया था वो कितना था, 35 से 50 किलोमीटर का एरिया था। इन दोनों को जब हम लोग 60 में जोड़ देते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर का जो एरिया हमारा बन जाता है, और इसी लेयर को हम लोग क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वही ये जो एरिया जो हमारा बच गया, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वो बिल्कुल ओपो की स्थिति में, इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा। जैसे हम लोग को भी प्यार में पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, कभी कभी प्यार जो हो जाता है वो हावी हो जाता है, और कभी माँ बाप के जो संस्कार हो जाते हैं वो बीच में आ जाते हैं। अगर प्यार हावी हो गया तो आपका दिल पिघल जाएगा और आप क्या बन जाइएगा, मैग्मा बन जाइएगा। लेकिन अगर आपके बाप माँ का संस्कार अगर आप पर हावी हो जाएगा तो आप क्या रहिएगा, सॉलिड अवस्था में रहिएगा। वही हाल इस बीच वाले थोड़े से परत की होती है। ये बेचारों को समझ में नहीं आ रहा कि सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा। अगर थोड़ा सा तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दाब हावी हो जाएगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही ये जो निचला पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ये जो है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसी लेयर में जो होता है वो मैग्मा बनता है। यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो क्या करता है, सारी चट्टानों को जो है वो पिघला देता है, जिसके कारण ये जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल है वो मैग्मा के नाम से जाना जाता है। इसी लेयर को हम लोग एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे दुर्लभ मंडल कहा जाता है। और ये कहाँ से शुरुआत होता है, तो ये होता है 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक के बीच का एरिया जो होता है यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा जो ये हमारा निचली मेंटल जो होता है वो पूरी तरीके से जो होता है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये 250 किलोमीटर से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक के एरिया के बीच में पाया जाता है। और अगर बात करें कि कौन सी असमता इसको अलग करती है, तो अगर अपर मेंटल से देखा जाए तो ये जो है वो रिप्टी असमता से अलग होती है। वहीं अगर नीचे के बाह्य कोर से देखा जाए तो इसे गुटेनबर्ग असमता जो होती है वो अलग करती है। अगर ओवरऑल डेंसिटी की बात किया जाए कि मेंटल का क्या डेंसिटी होता है, तो वो होता है 2.9 से लेकर 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे हमारा मेंटल का पार्ट। लास्ट जो हमारा भाग बच जाता है वो है कोर, और यही पृथ्वी का क्या है, सबसे अंदरूनी भाग है। इसी कोर को हम लोग जो है वो दो भाग में बांटते हैं। पहले को हम लोग बाह्य कोर कहते हैं, वही दूसरे को आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं। ये है हमारा बाह्य कोर और ये है हमारा आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो है वो हमारा लिक्विड अवस्था में है, वही आंतरिक कोर जो है वो हमारा सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। बाह्य कोर जो होता है वो 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 5100 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। वही 5100 किलोमीटर से शुरुआत होकर पृथ्वी का केंद्र तक जो लेयर पाया जाता है उसे हम लोग आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं। अगर डेंसिटी की बात किया जाए तो हमारा जो बाह्य कोर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 9 से 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। वही आंतरिक कोर का जो घनत्व होता है वो 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने पूरे लेयर्स को पढ़ लिया कि पृथ्वी में कितने लेयर्स होते हैं, पृथ्वी में किस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, क्यों अंदर जाने पर ताप घनत्व, सारे जितने भी हमारे शुरुआती दौर में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे उन सब का हमें जवाब मिल गया होगा। अगर एक बात किया जाए कि ओवरऑल अगर पृथ्वी का घनत्व देखा जाए तो वो कितना है, क्योंकि शुरुआत का जो क्रस्ट था उसमें जो घनत्व था वो 2.6 से लेकर लास्ट जो हमारा घनत्व है वो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था। लेकिन अगर औसत घनत्व पूछ लिया जाए तो हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व जो हो जाएगा वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर हमारा आंतरिक संरचना का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग के साइंटिस्ट ने जो नई परत का खोज किया जिसे हम लोग ई प्राइम परत के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग समझेंगे। तो ये जो ई प्राइम परत जो होता है वो मेंटल तथा कोर के बाउंड्री पर स्थित होता है। इसे हम लोग एक फिगर के द्वारा समझेंगे। इस फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। ये है हमारा क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है हमारा कोर। ये हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना। अभी हम लोग इसको अलग अलग भाग में नहीं बांटेंगे, ये तो हम लोगों ने उसका सब टाइप देखा था जब हम लोग को डेप्थ में पढ़ना था। अभी हम लोग सीधे समझ लेते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखिए हमारी ये जो पृथ्वी है इस पर बारिश होती है और बारिश जो होती है उसकी पानी जो होती है वो बूंद बनकर हमारी पृथ्वी पर बरसती है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर जब ये पानी पड़ता है तो क्या ये पानी जो है वो हमारे अंदरूनी भाग में चला जाता है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में तो नहीं जाता, क्योंकि अगर पृथ्वी के अंदरूनी भाग में ये पानी चला जाता तो हमारे पृथ्वी पर जो था वो पानी की कमी हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि आराम से बोरिंग करते हैं और पानी को निकाल लेते हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे सतह के नीचे कोई एक ऐसी चट्टान जरूर है जो इस पानी को अंदर जाने से रोक देती है। तो हाँ, हमारे पृथ्वी के अंदर एक ऐसी चट्टान है। ये चट्टान जो है वो इग्नियस रॉक से बनी हुई होती है जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ये आग्नेय चट्टान जो होती है वो इतनी सख्त होती है, इतनी मजबूत होती है कि वो पानी को अंदर जाने से रोक देती है और जितना भी सारा पानी होता है वो इसी चट्टान के ऊपर जमा हो जाता है
और हम लोग आसानी से जो है वो बोरिंग करके उस पानी को निकाल लेते हैं। लेकिन हमारी ये जो ऊपर का जो क्रस्ट है वो हम लोग जानते हैं कि वो बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना हुआ है, और ये जो प्लेट्स होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो गति करते रहते हैं, कभी पास आते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। उसके हिसाब से तो ये प्लेट्स भी जो होता है वो मूव करते रहता है, जिसके कारण कभी कभी जो होता है वो फाक बन जाता है, जिसके कारण ये जो बारिश का पानी होता है वो आसानी से जो होता है वो अंदरूनी भाग में घुस जाता है। जब लंबे समय तक के लिए पानी जब अंदरूनी भाग में चला जाता है तो ये अंदरूनी भाग में जाने के कारण ये जो पानी जब मेंटल तक पहुंचता है तो मेंटल का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये जो पानी है वो पानी ना रख के अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अंदर जाने के साथ साथ जब तापमान बढ़ता है तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। पानी में कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है। ये होता है क्या, ये हाइड्रोजन जो होता है वो अलग हो जाता है, वही ऑक्सीजन जो था वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जैसे जैसे करके ये पानी नीचे बढ़ता है मेंटल और कोर के बाउंड्री की तरफ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी जो होते हैं वो तत्व पाए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अंदर जाने पर सिर्फ हमें निकल और आयरन मिलेंगे, वहाँ पर कुछ और तत्व भी हमें मौजूद होंगे। कोई अलग बात है उनकी मात्रा कम होगी लेकिन मौजूद तो होंगे। तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये मेंटल और कोर के बाउंड्री पर आने के बाद यहाँ पे अलग अलग मिनरल्स के साथ इनका कुछ रिएक्शन होता है, जिसके कारण एक नई परत का जो होता है वो निर्माण हो जाता है। तो ये नई परत का निर्माण कहाँ होता है, तो ये नई परत का जो निर्माण होता है वो मेंटल तथा कोर के बाउंड्री पर होता है, और ये एक झिल्ली नुमा पाई जाती है। क्रिस्टल रूपा हमें क्या दिखती है, ये दिखती है। इस झिल्ली में जो होता है वो हाइड्रोजन की अधिकता होती है, वहीं सिलिकेट की जो होती है उसमें कमी पाई जाती है। और इस परत का निर्माण किसके कारण हुआ, तो इस परत का जो निर्माण हुआ वो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हुआ। अगर प्लेट्स मूव नहीं करती तो वो पानी अंदर नहीं जाता और नई झिल्ली का निर्माण नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये झिल्ली एक दिन में बने, इसको बनने में भी बहुत साल लगे। अलग बात है, इसे हम लोग अभी के समय समझ पाए। तो ये था हमारा नई परत का जो निर्माण हुआ उसके बारे में जानकारी थी कि इस नई परत को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, तो इसी नई परत को हम लोग ई प्राइम परत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा आंतरिक संरचना का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।